पार्ट नंबर 21, पेशकश मीरे कारवान। मज़ीद किताबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उस औरत की उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। गोरी रंगत पर नीले रंग की साड़ी जच रही थी। वो सुडौल जिस्म की मालिक एक हसीन औरत थी। डार्क ब्राउन बाल, लहरिएदार बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसके साथ बैठे हुए मर्द की उम्र भी 35 और 40 के दरमियान रही होगी और मैं ढंका उसी को देखकर था। उसके बाल छोटे थे जो सलीके से बने हुए थे। उसकी रंगत गंदमी और आंखें नीली थी। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। कमीज के बटन खुले हुए थे और सोने की एक चेन गले में पड़ी हुई थी। लॉकेट की जगह तकरीबन 1 इंच लंबी और निसफ इंच चौड़ी सोने की प्लेट थी जिस पर कुछ कुंदा था। उसकी गर्दन पर जरा दाएं तरफ 1 इंच लंबे जख्म का निशान था। उस शख्स ने भी मेरी तरफ सरसरी से अंदाज में देखा। औरत की पुश्त से हाथ हटा लिया और वेटर को इशारा किया जो इसी तरफ आ रहा था। मैं काउंटर के पीछे अपनी सीट पर बैठ गया और बार बार उस जोड़े की तरफ देखने लगा। यहाँ से उसका चेहरा अगरचे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक उलझन सी पैदा हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने इस शख्स को पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं अपनी सीट पर बैठा उसके बारे में सोचता रहा और उसकी गर्दन के जख्म का वो निशान मेरे जहन में उलझन सी पैदा कर रहा था और मैं उसी निशान के हवाले से कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। और फिर मेरे दिमाग में रोशनी का एक झमाका सा हुआ। मुझे याद आ गया कि जख्म का वो निशान मैंने किसकी गर्दन पर देखा था। उसके साथ ही मेरे जहन में पंडित सोबराज का नाम गूंज उठा। मैं आंखें बंद करके चश्मे तसव्वुर से पंडित सोबराज को याद करने लगा, देखने लगा। बात ज्यादा पुरानी तो नहीं थी। चंद रोज पहले ही तो धूलपुर में पंडित सोबराज से मुलाकात हुई थी और मैं भला इस मुलाकात को कैसे भुला सकता था। पंडित सोबराज का पैकर मेरी नजरों के सामने घूम गया। महसूस अंदाज में बंधी हुई धोती, जिस्म के बलाई हिस्से पर पीले रंग की चादर जिस पर जा बजा लफ्ज ओम छपा हुआ था, पैरों में लकड़ी की खड़ावें, गंजा सर, माथे पर सफेद कशका और उससे जरा ऊपर दरमियान में सुरख टीका और दोनों रुखसारों पर भी ऊपर से नीचे संदूर से लकीरें खींची हुई थी। उसकी आंखें स्याह और कदरें छोटी थीं। दोनों कानों में चांदी की बालियां थी। वो सूरत से ही कट्टर, मोतसिब और कीना परवर हिंदू लगता था। उसकी गर्दन पर जरा दाईं तरफ तकरीबन 1 इंच लंबा पुराने जख्म का निशान था। वेटर ने उन दोनों की मेज पर कॉफी सर्व कर दी थी। मैं उनकी तरफ देखे बगैर किचन में चला गया और एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां से मैं उस शख्स को देख सकता था, लेकिन मैं उसकी नजरों में नहीं आ सकता था। इस रुख से रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने अपने आप में सनसनी की लहरें सी दौड़ते हुए महसूस करने लगा। अब इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। वो पंडित सोबराज ही था, लेकिन अब उसे पंडित नहीं कहा जा सकता था। उसने बड़ी महारत से अपना हुलिया तब्दील किया था। बेतरतीब दाढ़ी मूंछें साफ कर देने से उसके चेहरे पर बड़ी तब्दीली आ गई थी और बाकी कमी दूसरी चीजों ने पूरी कर दी थी। उसकी बटन जैसी आंखें अगरचे काली थीं, लेकिन आजकल तो आंखों की रंगत तब्दील करना भी कुछ मुश्किल नहीं रहा। नीले रंग के कॉन्टैक्ट लेंसेज ने उसकी आंखों की रंगत भी बदल दी थी। उसे गंजे सर पर यकीनन विग लगा रखी थी। चंद रोज में बाल इतने बड़े नहीं हो सकते थे। उसके कानों में अगरचे बालियां नहीं थी, लेकिन सुराहों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो सोबराज ही था और मुझे उसकी इस हिम्मत की दाद देनी पड़ी। हमने उसे सारस्का में इंस्पेक्टर पांडे के हवाले किया था ताकि कई साल पहले चित्तौड़गढ़ में सोबराज और उसके साथियों के हाथों हलाक होने वाली मासूम लड़की की हलाकत की तहकीकात की जा सके। लेकिन चंद रोज पहले वो सारस्का के पुलिस स्टेशन में एक संतरी को कत्ल करके हवाला से भाग निकला था। उसे तो इतनी दूर चले जाना चाहिए था कि पुलिस उसकी गिरफ्त को भी ना पा सके।
लेकिन वो जयपुर में ऐश कर रहा था, जबकि सार्स्का यहाँ से सिर्फ 2-2.5 घंटों के फासले पर था। वो वाकई हौसलामंद आदमी था। और फिर ये बात भी थी कि पंडितों वाला बेस खत्म कर देने से उसके हुलिये में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। उसे पंडित सोबराज की हैसियत से कोई भी नहीं पहचान सकता था, और मेरी नजरों में भी वो महज इत्तेफाक से आ गया था। अगर उसकी गर्दन पर जख्म का वो निशान दिखाई न देता तो शायद मैं भी उसे न पहचान सकता। जख्म का वो पुराना निशान ही मेरे तजस्सुस का बायस बना था और मैंने उसे पहचान लिया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता था कि मैं भी 2 मरतबा उसके सामने से गुजरा था, कहीं उसने भी तो मुझे नहीं पहचान लिया। मेरे ख्याल में उसने मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। धूलपुर में जब हमारा आमना सामना हुआ था तो मैं तब भी साधु के भेष में ही था, और अब मेरा हुलिया उस साधु से बहुत मुख्तलिफ था। उसने यकीनन मुझे नहीं पहचाना था। अगर पहचान लिया होता तो वो उस औरत के साथ इस तरह इत्मीनान से बैठा काफी की चुस्कियां न ले रहा होता। मैं ऐसे लोगों के बारे में खूब अच्छी तरह जानता था, जो लोग किसी जुर्म में पुलिस को मतलूब हों, या किसी और वजह से पकड़े जाने का खौफ हो, या किसी दुश्मन की तरफ से वार का अंदेशा हो। ऐसे लोग लाख खुदलियां बदल लेने के बावजूद चुकन्ना और चौकस रहते हैं, और किसी मुश्तबा शख्स को देखकर वहां टिकने की बजाय फरार का रास्ता इख्तियार करने को तरजीह देते हैं। मैं खुद भी कई मरतबा इसी सूरत हाल से 2-4 हो चुका था। क्या चाहिए सर? आपको किस चीज़ की तलाश है? शेफ की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। ओह कुछ नहीं, मैंने बात बनाई, यूं ही ज़रा तुम्हारी इस राजधानी का मुआयना कर रहा था। मेरी इस बात पर शेफ भी मुस्कुरा दिया। किचन में और भी कई खानसामा और दूसरे मुलाजिम मौजूद थे, और गालबन किसी को ये शुबा नहीं हुआ था कि मैं किचन में क्यों आया था। मैं चंद लम्हे वहाँ खड़ा इधर उधर देखता रहा, जैसे मैं वाकई किचन का मुआयना कर रहा हूँ। फिर सामने वाले दरवाजे से हाल में आने की बजाय पहलू के दरवाजे से निकल गया। उस तरफ एक तंग सी राहदारी थी जो आगे जाकर उस कुशादा राहदारी से मिल जाती थी, और ऊपर होटल में जाने के लिए जीना था, और इस जीने के नीचे रेस्टोरेंट में आने के लिए भी एक छोटा दरवाज़ा था। इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो काउंटर के करीब ठाकर को खड़े देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना आज एक शिकार हाथ से निकल जाता। मैंने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की। क्या मतलब? क्या तुमने शिकार खेलना भी शुरू कर दिया है? ठाकर मुस्कुराया। लेकिन मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। बाहर गाड़ी में बमला बैठी हुई है, उसे कुछ शॉपिंग करनी थी। 3 घंटे से मुझे पूरे शहर में घुमा रही है। एक चीज़ घाट दरवाजे से खरीदी जा रही है तो दूसरी चीज़ भवानी सिंह मार्ग से, और मेरी चीज़ के लिए सिवाय ड्योढ़ी की तरफ दौड़ लगाई जा रही है। उस लड़की ने तो मुझे बुरी तरह थका दिया है। मैं तो तुम्हें ये कहने आया था कि 12 बजे यहाँ के मामलात प्रकाश के हवाले करके घर आ जाना। वैसे तुम किस शिकार की बात कर रहे हो? किसी लौंडिया से तो तुम्हें कभी दिलचस्पी हो नहीं सकती। कौन है वो? पंडित सोभराज, मैंने सरगोशी में जवाब दिया। क्या? वो उछल पड़ा। चौंको नहीं, मैंने कहा। दाएं तरफ सेकंड लास्ट टेबल पर एक कपल बैठा हुआ है। उस औरत को तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मगर वो आदमी पंडित सोभराज है। उसका हुलिया बहुत बदला हुआ है, उसे पहचानना आसान नहीं। मैंने तसल्ली कर ली है, वो सोभराज ही है। ठाकर ने बिल्कुल ही गैर महसूस अंदाज में उस तरफ देखा और फिर सरगोशी में बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं, ये वही है, मैंने जवाब दिया। तुम यहाँ काउंटर पर बैठो और गाड़ी की चाबी मुझे दो। बमला गाड़ी में बैठी हुई है और चाबी लगी हुई है, ठाकर ने जवाब दिया। लेकिन अब इससे हमारा क्या वास्ता? वो पुलिस की हिरासत से भागा है। पुलिस जाने और वो जाने। बलवंत सिंह भी अब खत्म हो चुका है और दारा अभी जिंदा है। मैंने उसकी बात काट दी। हो सकता है ये दारा के बारे में कुछ जानता हो। ऐसे लोग एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सोच लो, किसी नई मुसीबत में मत फंस जाना, ठाकुर बोला। मुसीबतों से गुजर कर ही तो सुख और शांति का रास्ता मिलता है, मैंने जवाब दिया और मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। पार्किंग एरिया के बाएं तरफ
फुट पाथ के साथ ठाकर की नीली कार खड़ी थी। मैं तेजी से कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। बमला पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। मैं दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, और जब मैंने दूर से बमला की तरफ देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो एक मुख्तसर सा ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहने हुए थी। सीट पर बैठने से उसका स्कर्ट सिमट कर कुछ और ऊपर हो गया था। एक बरहमन पंडित की इस बेटी को देखकर मुझे वाकई हैरत हो गई थी। उसका बस चलता तो कपड़ों की ये चीथड़े भी बदन पर सजाने का तकल्लुफ ना करती, लेकिन ये गनीमत था कि ये घर से निकलकर जिस तरह ठाकुर जैसे शरीफ इंसान के पास पहुंच गई थी। अगर किसी और के हत्थे चढ़ जाती तो उसका हशर हो चुका होता। तुम गाड़ी चला लेती हो ना? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बहुत अच्छी तरह, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह, बमला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ठीक है, तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं पिछली सीट पर बैठता हूँ। मैं ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया और पिछली सीट पर बैठ गया। पिछली सीट पर क्यों हिम्मत सिंह जी? मेरे करीब बैठने की हिम्मत नहीं है क्या? उसने शोख लहजे में कहा और अपनी सीट से ज़रा सा खिसक कर ड्राइविंग सीट पर आ गई और इंजन स्टार्ट कर दिया। इंजन बंद कर दो और अंदर की बत्ती भी बंद कर दो। मैंने कहा, क्या बात है हिम्मत सिंह जी, रोशनी से डर लग रहा है क्या? बमला ने कहा। उसके लहजे की शोही अभी भी बरकरार थी। और यहाँ से जाने का इरादा नहीं है क्या? फिलहाल नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर मैं भी पीछे आ जाऊं? उसने कहा। क्यों, इस सीट पर कांटे चुभ रहे हैं क्या? आराम से बैठी रहो, मैंने उसे डांट दिया। डांटना भी जानते हो? बमला डटाई से मुस्कुराई, फिर बोली, क्या बात है, ठाकर जी का इंतज़ार है क्या? नहीं, मैंने जवाब दिया। अभी थोड़ी देर में एक औरत और एक मर्द रेस्टोरेंट से निकलेंगे। अगर वो किसी टैक्सी या रिक्शा वगैरह में बैठे तो उनका ताक़ुब करना है, मगर बड़ी होशियारी से, उन्हें शुबा ना होने पाए। तुम्हें दिलचस्पी किससे है, औरत से या मर्द से? बमला ने कहा, फिर जल्दी से बोली, लेकिन शायद मेरा ये सवाल ही गलत है। तुम्हें किसी औरत से दिलचस्पी क्यों होने लगी? अलबत्ता मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि वो मर्द कौन है। पंडित सोबराज, मैंने जवाब दिया। ये कौन साहब है? बमला ने पूछा। सारस्का में ठाकर और रूपमती का एक्सीडेंट, उससे एक रोज़ पहले हम दारा और बलवंत सिंह की तलाश में धूलपुर गए थे। बलवंत सिंह वगैरह तो हमारे पहुंचने से पहले ही वहां से निकल चुके थे। अलबत्ता पंडित सोबराज से एक यादगार मुलाकात हो गई थी। इसने कुछ ऐसे इंकशाफात किए थे कि हमें इसे पुलिस के हवाले करना पड़ा। और उस रोज़ अस्पताल में एसीपी भंडारी ने तुम्हारे सामने ही बताया था कि पंडित सोबराज एक संतरी को कत्ल करके हवालात से फरार हो गया है। और यही पंडित सोबराज इस वक्त एक हसीन औरत के साथ रेस्टोरेंट में बैठा कॉफ़ी पी रहा है। मेरी एक बात मानो हिम्मत सिंह जी, बमला मेरी तरफ देखते हुए बोली, अपना जीवन बिला वजह जोखिम में मत डालो। ये मामला पुलिस के लिए छोड़ दो, वो खुद ही से तलाश कर लेंगे। तुम क्यों कष्ट उठाते हो? वो चाहे 6 कत्ल और कर दे तो मुझे परवाह नहीं होगी, लेकिन ये वाहिद शख्स है जिससे दारा के बारे में कुछ मालूम किया जा सकता है। मैंने जवाब दिया। ओह, बमला ने कहा, फिर तो मैं जहन्नम तक इसका पीछा करने को तैयार हूँ। जहन्नम में नहीं, हमें इस दुनिया में ही इसको पकड़ना है। मैंने इसकी बात काट दी। बमला से बातें करते हुए मैं बार बार रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देख रहा था। शायद बमला ने चाहा हो कि मैं उसके इस लिबास की वजह से उसे नज़रअंदाज करने के लिए पिछली सीट पर आया हूँ, लेकिन मेरी पिछली सीट पर आने की 2 वजूहात थी। सोबराज इतना बेपरवाह भी नहीं हो सकता था कि अपने ताकों पर तवज्जो न देता। मुझे ड्राइविंग सीट पर देखकर उसे किसी किस्म का शुबा हो सकता था। अगर एक खूबसूरत लड़की पीछे आ रही हो तो उस पर ज़्यादा शुबा नहीं हो सकता। पिछली सीट पर बैठने का मकसद एक ये भी था कि वो मुझे देख ना पाए, इसलिए मैंने कार के अंदर की बत्ती भी ऑफ करवा दी थी। 20 मिनट गुजर गए। इस दौरान में 2-3 ग्राहक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे और एक जोड़ा बाहर भी निकला था। 5 मिनट और गुजर गए। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इस मर्तबा सोबराज उस औरत के साथ बरामद हुआ। उसे देखते ही मैं संभल कर बैठ गया। यही है वो, मैंने धीमे लहजे में बमला को बताया।
लेकिन अभी इंजन स्टार्ट मत करना, इन्हें कुछ दूर निकल जाने दो। बमला भी संभल कर बैठ गई। मेरा ख्याल है कि वो औरत और सोबराज सड़क पर आकर या तो वहीं रुककर किसी टैक्सी वगैरह के इंतज़ार करेंगे या मुखालिफ समत में तकरीबन 150 गज आगे टैक्सी स्टैंड की तरफ जाएंगे, लेकिन हाल से निकलने के बाद पार्किंग एरिया की तरफ मुड़ गए और सुर्ख रंग की एक फियाट कार के करीब रुक गए। औरत ने अपने कंधे पर लटके हुए पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकालकर सोबराज की तरफ बढ़ा दिया। सोबराज ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया और झुककर पैसेंजर सीट के दरवाजे की लॉक नाब उठा दी। वो औरत भी दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। 2 मिनट बाद सुर्ख फियाट पार्किंग एरिया से निकलकर सड़क पर आ गई और हमारी गाड़ी के करीब से गुजर गई। मैं झुककर नीचे हो गया। मैं इन दोनों में से किसी ने हमारी कार की तरफ देखा तक भी नहीं था। बमला ने कार का इंजन स्टार्ट करके उसे हल्के से झटके से आगे बढ़ा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ठाकुर रेस्टोरेंट के दरवाजे में खड़ा था। इस वक्त 11:15 का वक्त था। स्टेशन रोड पर अच्छा खासा ट्रैफिक था और बमला बड़ी होशियारी से ड्राइविंग कर रही थी। उसने सुर्ख फियाट और अपने दरमियान तकरीबन 150 गज फासला रखा था और मैं समझता था कि किसी के ताक़ुब के बगैर ये फासला बहुत मुनासिब फासला था। सोबराज की कार एक और सड़क पर घूमकर होटल अशोक की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। उस सड़क पर ट्रैफिक कुछ कम थी, इसलिए ताक़ुब का शुबा नहीं हो सकता था। होटल अशोक से आगे सिवाय जय सिंह हाईवे वाटर वर्क्स रोड की तरफ मुड़ते ही बमला संभल कर बैठ गई। उसने दरमियानी फासला कुछ और बढ़ा दिया। इस सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम ही था और अंदेशा था कि सोबराज को ताक़ुब का शुबा हो जाए। वाटर वर्क्स रोड आगे जाकर निर्वाण मार्ग से मिल जाती थी, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत पेश नहीं आई। सोबराज की फियाट दाईं तरफ एक ज़ेली सड़क पर मुड़ गई थी। उस तरफ रिहायशी बंगले थे और कई गलियां थी। बमला ने कार उस तरफ मोड़ने से पहले ही हेडलाइट्स बुझा दी। कार गली में हमसे तकरीबन 200 गज आ गई थी और फिर वो कार एक और गली में मुड़ गई। बमला ने अक्लमंदी ये की थी कि कार गली में घुमाने की बजाय मोड़ पर रोक दी और इंजन बंद कर दिया। मैं कार से उतरकर तेज कदम उठाते हुए कॉर्नर वाले बंगले की दीवार की आड़ से दूसरी तरफ झांकने लगा। तकरीबन 50 गज आगे वो कार एक बंगले के सामने रुकी हुई थी। उसकी हेडलाइट्स रोशन थी और वो औरत कार से उतरकर बंगले का गेट खोल रही थी। सुर्ख फियाट बंगले में दाखिल हो गई और गेट बंद हो गया। मैं गली में चलते हुए उस बंगले के सामने से गुजरा और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वापस आ गया। बंगले के गेट और बरामदे की बत्ती नहीं जलाई गई थी, लेकिन बरामदे के साथ दाईं तरफ वाली एक खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। वो गली के मोड़ से चौथा बंगला था। वापस आकर मैंने गाड़ी में बैठ गया। बमला ने मेरे बैठते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। आगे वाली गली में मोड़ लो, मैंने इशारा दिया। कार उस गली से आगे निकलकर बंगले की पीछे वाली गली में मुड़ गई। गली के इख्तिताम पर दाएं बाएं सड़क थी और सामने पार्क था। मेरे इशारे पर बमला ने कार दाईं तरफ मोड़कर पार्क के जंगले के साथ एक दरख्त के नीचे रोककर इंजन बंद कर दिया। तुम कार में ही बैठी रहो, डरोगी तो नहीं? मैंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अब मुझे डर नहीं लगता। और इस वक्त तो उसने डैशबोर्ड का खाना खोलकर उसमें रखा हुआ पिस्तौल निकाल दिया और पूरे एतमाद लहजे में बोली, और इस वक्त अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो गोली से उसे उड़ा दूंगी। ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने चौंक गया। ठाकुर जी ने रखा था और मुझे भी बता दिया था। बमला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं कार से उतर आया। बमला ने दरवाज़ा अंदर से लॉक करके कार की पार्किंग लाइट बुझा दी और सीट की पुश से टेक लगाकर नीम दराज होगी। पिस्तौल उसने गोद में रख लिया था। उसके पास पिस्तौल की मौजूदगी से मुझे भी इत्मीनान हो गया। मैं गली में चलते हुए उस बंगले की पुश्त पर आ गया। सोबराज और उस औरत के बारे में मैं अब भी उलझन का शिकार था। मेरे लिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। रेस्टोरेंट में इन दोनों को देखकर मैं यही समझा था कि वो कोई शिकारी औरत है,
لیکن کار میں بیٹھنے سے پہلے اس عورت نے پرس میں سے کار کی چابی نکال کر جس طرح صوبراج کے حوالے کی تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے تعلقات نئے نہیں ہیں، وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ صوبراج تو دھول پور میں رہتا تھا، یہاں کسی عورت سے اس کا کیا تعلق؟ میں جیسے جیسے سوچتا میرا ذہن الجھتا گیا۔ بنگلے کی عقبی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، اندر کی طرف ناریل کے 2-4 درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ میں دیوار کے قریب رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے والی قطار کے بنگلوں کی پشت بھی اسی طرف تھی۔ یوں بھی رات کے 12:30 بج چکے تھے، گلی میں سناٹا اور تاریکی تھی۔ میں نے جھک کر پنڈلی پر بندھے ہوئے ہنجر کی موجودگی کو محسوس کیا۔ میرا پرانا ہنجر تو کالی کے مندر والی پہاڑیوں میں ہی کہیں گر گیا تھا، اور جے پور آنے کے بعد مجھے ایک نیا ہنجر خریدنا پڑا تھا۔ دیوار پر چڑھنے اور دوسری طرف کودنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ یہاں کافی کھلی جگہ تھی اور جا بجا پودے لگے ہوئے تھے جن کی شاخیں اوپر سے کٹ کر چھتریوں جیسی شکل دے دی گئی تھی۔ زمین پر خوش پتے بکھرے ہوئے تھے۔ بنگلے کے دونوں طرف کشادہ گلیارے سے تھے، اور بھی دیواروں کے ساتھ ساتھ پودے لگے ہوئے تھے۔ پچھلی طرف غالباً 3 کمرے تھے، لیکن تمام کھڑکیاں تاریک تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں سامنے والے رخ پر کسی کمرے میں تھے۔ اس طرف ایک دروازہ بھی تھا جو بند تھا۔ میں دبے قدموں اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ خشک پتے میرے پیروں کے نیچے آ کر چرمرا رہے تھے۔ میں بہت محتاط ہو کر آگے چلتا رہا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بائیں طرف والے گلیارے میں آ گیا۔ اس طرف ایک کھڑکی میں روشنی تھی۔ اندر کی طرف اگرچہ نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن ایک طرف سے چند انچ کے قریب پردہ ہٹا ہوا تھا۔ میں نے شیشے سے آنکھ لگا دی۔ یہ بیڈ روم تھا۔ وہ عورت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی، لیکن آئینے میں اس کا سامنے کا رخ نظر آ رہا تھا۔ صوبراج بیڈ کی پٹی پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ عورت اپنے بدن پر سجے ہوئے زیور اتار رہی تھی۔ پہلے اس نے کانوں کے جھمکے اتار کر اپنے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے، پھر نیکلس اتارا اور آخر میں چوڑیاں اور انگوٹھیاں اتار کر رکھ دیں۔ سر کو محسوس انداز میں حرکت دے کر بالوں کو ہلکا سے جھٹکا دیا اور برش پھیرنے لگی۔ کپڑے بدل لو، میں کچن میں جا رہا ہوں، چائے کا موڈ ہو رہا ہے، صوبراج یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا، اور پھر اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ الفاظ میری سمجھ میں آ گئے۔ صوبراج کمرے سے نکل گیا۔ وہ عورت بھی برش کرنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہوگی اور ساڑی کے پلوں کھولنے لگی۔ پھر اس نے ساڑی اتار کر پھینک دی اور پھر بلاؤز بھی اتار دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، گردن پر چونٹیاں رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے قدرے آگے جھک کر دائیں کندھے پر انگلی سے ٹٹول کر کچھ دیکھنے لگی، پھر سیدھی ہوئی تو اس کا ہاتھ پیٹی کوٹ پر پہنچ گیا، اور پھر ٹھیک اسی لمحے اپنے عقب میں خوش پتوں کے چرمرانے کی آواز سن کر میں تیزی سے مجھے پیچھے مڑا، لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ صوبراج کے ڈنڈے سے میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وار میرے بائیں کندھے پر پڑا اور میں بے اختیار کرا اٹھا۔ اب میری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے شاید کھڑکی کے قریب میری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، اور صوبراج نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ وہ عورت جانتی تھی کہ میں کھڑکی سے جھانک رہا ہوں۔ اس نے محض اس لیے کپڑے اتارنا شروع کر دیے تھے تاکہ میں اس کی طرف متوجہ رہوں اور صوبراج اپنا کام کر گزرے۔ صوبراج نے دوسرا وار کرنے کے لیے ڈنڈا میرے سر کے اوپر مارنا چاہا۔ میرے کندھے پر اگرچہ زوردار ضرب لگی ہوئی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس نے جیسے ہی حملہ کیا، میں نے اس کا وار بائیں کلائی پر روکا اور دائیں ہاتھ سے اس کی بغل میں زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ صوبراج اپنی جگہ سے تقریباً 1 فٹ اوپر اچھلا۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر گر گیا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور دوسرا گھونسا اس کی کوہنی کے نیچے مارا۔ اس مرتبہ وہ کرا اٹھا
लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने संभल कर मेरी पंडली पर ठोकर मार दी। वो लेदर शूज पहने हुए था। जूते की सख्त टो हथौड़ी की तरह मेरी हड्डी पर लगी और मैं चीख कर रह गया। शोभराज ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उछलकर शोभराज ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और उछलकर साइड किक रसीद कर दी। मैंने किक रोकने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हो सका। हथौड़े जैसी ज़र्ब मेरे पहलू में लगी और मैं लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकरा गया। ये किक खाते ही मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ और मुझे याद आ गया कि मेरा मुकाबला किसी सड़क चाप गुंडे से नहीं है, एक माहिर मार्शल आर्टिस्ट से था। धूलपुर में इससे दो हाथ हो चुके थे। शोभराज ने दूसरी किक लगाई तो मैंने बड़ी फुर्ती से ब्लॉक किया। दूसरे ही लम्हे उसने उछलकर एक और किक लगाई, लेकिन मैंने इसका ये हमला भी नाकाम बना दिया। और फिर वो पे दर पे किक पर किक लगाता रहा और मैं उसकी हर किक ब्लॉक करता रहा और बिलाहिर मुझे भी जवाबी कार्रवाई का मौका मिल गया। मेरी पहली राउंड हाउस किक उसके बाएं बाजू पर कोहनी और कंधे के दरमियान लगी। वो बुरी तरह बिलबिला उठा। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और पे दर पे उस पर जवाबी हमले करता रहा। उसने मेरी एक दो किक्स बड़ी खूबसूरती से ब्लॉक की थी, लेकिन इसके बावजूद उसे जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिल सका। हम दोनों एक दूसरे पर हमले करते हुए बंगले के अकबी हिस्से में आ गए, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर गार्ड मीना के तराशे हुए पौधे लगे हुए थे। यहाँ पहुँचते ही वो फ्लाई किक लगाने के लिए हवा में उछला, लेकिन मैंने उसके दोनों पैर पकड़कर हवा में ही उछाल दिया। वो कलाबाजी खाते हुए एक पौधे के ऊपर गिरा और शाहों से बने हुए बाड़ के वो दूसरी तरफ लुढ़क गया। मैं संभल कर उसके ऊपर जा गिरा और उसे गोंसों की बाड़ पर रख लिया। शोभराज की पिटाई करते वक्त मैं अपने उस्तादों का दिया हुआ सबक भूल गया था कि हरीफ का मुकाबला करते हुए अपना दिमाग ठंडा रखो। उसकी पिटाई करते वक्त मुझे ये बात याद नहीं रही थी कि शोभराज यहाँ अकेला नहीं है, उसके साथ एक औरत भी थी। मैं शोभराज के सीने पर सवार था। उधर मैंने उसके जबड़े पर घोंसा मारा, उधर मेरे सर पर धमाका हुआ। मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। आंखों के सामने पहले बिजली का कोंदा सा लपका, फिर रंग बिरंगे ज़रात नाचने लगे। मैंने सर को जोरदार झटका दिया। उसके साथ ही मेरे नीचे दबे हुए शोभराज ने मुझे एक तरफ उछाल दिया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी लम्हे मैंने एक खियोले को अपनी तरफ लपकते हुए देखा। वो औरत दोनों हाथों में डंडा उठाए मुझ पर हमला आवर हो रही थी। मेरे सर पर उसने उसी डंडे से हमला किया था। इस मर्तबा मैंने हाथ उठाकर उसका हमला रोकने की कोशिश की। डंडा मेरे हाथ पर लगते ही सर पर लगा और इस मर्तबा मैं अपनी हवास बरकरार नहीं रख सका और मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। मैं शायद ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं रह सका था। होश में आया तो मैं एक कमरे में कालीन पर पड़ा हुआ था। ये गालबंद ड्राइंग रूम था। कमरा खासा बड़ा था। सोफों के दरमियान खुली जगह थी। सामने एक सोफे पर शोभराज के साथ वो औरत भी बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर पेटीकोट और ऊपर ब्लैक रंग का मुख्तसर सा इनरवेयर था। वो अगरचे खुद भी निहायत खतरनाक शय थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस वक्त सबसे खतरनाक चीज़ स्याह रंग का वो पिस्तौल था जो उसके हाथ में नजर आ रहा था। मुझे होश में आते देख शोभराज एक झटके से उठ खड़ा हुआ और मेरे कूल्हे पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मैंने तुम्हें उसी वक्त देख लिया था जब तुम बंगले की अकबी दीवार से अंदर कूदे थे। उसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम कौन हो। वैसे शक्ल से तुम पुलिस वाले नहीं लगते। पुलिस का खौफ तो उसे होता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे इस जुमले से ये साबित होता है कि तुम किसी मामले में पुलिस को मतलूब हो। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम पुलिस से क्यों खौफजदा हो पंडित शोभराज। क्या वो उछल पड़ा। उसने औरत की तरफ देखा और फिर मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश कर दी। मेरी असलियत जानते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। बहुत जल्द भूल गए, मैंने जवाब दिया। चंद रोज़ पहले ही तो धूलपुर में हमारा धुआंधार मुलाकात हुई थी। मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले किया था,
लेकिन तुम एक संतरी को कत्ल करके हवालात से भाग निकले हो। इस बदले हुए हुलिये में तुम पुलिस को तो धोखा दे सकते हो, मेरी नजरों को नहीं। मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। ओह, सोबराज का चेहरा धुआं हो गया। वो चंद लम्हे गहरी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर दूसरे ही लम्हे वो मुझ पर पल पड़ा। इस मर्तबा उसकी ठोकरें ज्यादा जोरदार थीं। एक मर्तबा मुझे मौका मिल गया, मैंने इसका पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो लड़खड़ा कर गिरा। मैंने इस पर छलांग लगाकर इसे दबोच लिया। उसी लम्हे वो औरत सोफे से उठकर मेरी तरफ लपकी। उसने पिस्तौल के दस्ते से मेरे सर पर ज़रब लगाने की कोशिश की, लेकिन वार मेरे कंधे पर पड़ा। मैं करा उठा और सोबराज को मेरी गिरफ्त से निकलने का मौका मिल गया। अब वो दोनों मेरी ठिकाई कर चुके थे। दोनों मिलकर मुझे मार रहे थे। बस बस, बहुत हो चुकी, अब छोड़ दो इसे। ये आवाज़ सुनकर उन दोनों के हाथ पैर मशीनी अंदाज में रुक गए, और इस आवाज़ ने तो मुझे भी चौंका दिया था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।